हाँ तो देखिए, अब पढ़ना चालू करते हैं। डाइपोल का इंटरेक्शन एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। आपको इस टॉपिक का नाम बुक में ऐसे भी मिल सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट मतलब है वो एग्जैक्ट मतलब यही है कि इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल विद एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी फील्ड में, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई फील्ड है और यहाँ पे एक डाइपोल रखा है, आपको एक माइनस चार्ज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक प्लस चार्ज दिख रहा होगा, तो ये कौन बन गया? आपका डाइपोल। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ फील्ड है और फील्ड का डायरेक्शन मैंने आपको दिखा रखा है। मान लीजिए इस जगह पे फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये कौन है? मेरा डाइपोल वेक्टर। तो मुझे इसका इंटरेक्शन एनर्जी से क्या मतलब है? तो इससे ये मतलब है, आप सोचिए इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? जहां पे माइनस क्यू रखा है उस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा किस फील्ड ई के कारण। जहां पे प्लस क्यू रखा है वहां का भी कुछ पोटेंशियल होगा किसके कारण? सिर्फ फील्ड ई के कारण। इनके कारण पोटेंशियल नहीं लेना है, माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण। ठीक है, क्योंकि हम इंटरेक्शन किससे देख रहे हैं? एक्सटर्नल फील्ड से देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि माइनस क्यू को अगर मैं इंफिनिटी से यहाँ पर लाके रखूं तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? माइनस क्यू इंटू यहाँ का पोटेंशियल। अगर मैं प्लस क्यू को इंफिनिटी से लाकर यहाँ पर रखूं तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा? क्यू इंटू यहाँ का पोटेंशियल। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल है मैंने उसको मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स प्लस ए कौन हो गया? इस डाइपोल का लेंथ। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा आपका? क्यू इंटू ए। तो वर्क होगा क्यू इंटू पोटेंशियल एट एक्स प्लस ए प्लस यहाँ का माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट वी एट एक्स। क्यू मान ले लीजिए यहाँ पे आ गया, नीचे ए का मल्टीप्लाई करिए, ए का मल्टीप्लाई ए का डिवाइड। अब जो ये वाली चीज है, अगर ऐसे सोचिए ए को मैं अगर डेल्टा एक्स की तरह देखूं तो आपने जैसे आप 12th क्लास में आगे चल के जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड। तो वो फर्स्ट मेथड यही होता है वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स अपॉन डेल एक्स। उसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक, तो इसको अगर हम मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकता हूं और डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? E cos थीटा। तो जो मेरा डेल V अपॉन डेल x है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस E cos थीटा, क्योंकि डेल V अपॉन डेल x का क्या मतलब होता है? माइनस EX। ठीक, तो डेल V अपॉन डेल x की जगह क्या लिखा जा सकता है? माइनस E cos थीटा। अब Q इंटू A को हम क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मोमेंट P और E cos थीटा पहले से है। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? इसको माइनस P डॉट E। ये कौन हुआ? इस डाइपोल का एक्सटर्नल फील्ड से इंटरेक्शन एनर्जी। तो आपको समझ में आया इसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बोला? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में इसका खुद का इंटरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ता है। किसका? माइनस क्यू का और प्लस क्यू का। तो हमने खुद का कंसीडर नहीं किया है, तो सिर्फ किसका कंसीडर किया है? एक्सटर्नल का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एक डाइपोल मोमेंट है मेरे पास P और डाइपोल मोमेंट को मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया। ये मेरा इनिशियल पोजीशन, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। तो मुझसे पूछा है कि फाइंड मिनिमम वर्क, फाइंड मिनिमम वर्क टू रोटेट द डाइपोल, टू रोटेट द डाइपोल। मतलब डाइपोल को रोटेट करने में मिनिमम कितना वर्क लगेगा वो आपको बताना है। तो जितना इसका इंटरेक्शन एनर्जी बढ़ गया, आप इंटरेक्शन एनर्जी को अगर पोटेंशियल एनर्जी की तरह बोलेंगे तो आपको समझ अच्छा आएगा। तो आप भले बोल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की तरह, लेकिन ये याद रहे कि यह है चीज क्या। ठीक, तो जब इसका इंटरेक्शन एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर आपके लिए बोले तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो जितना एनर्जी बढ़ेगा उतना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इक्वल टू फाइनल, तो फाइनल एनर्जी कितना आएगा? माइनस PE cos 120। ये हुआ फाइनल 120 डिग्री, ये हुआ आपका फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना होगा? माइनस PE cos 0, क्योंकि इनिशियल एंगल क्या था? 0 डिग्री। इसको सॉल्व करिए तो W का जो वैल्यू आया वो आया PE/2। ठीक, अब देखिए, अब हम एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक डाइपोल रखा है और मान लेते हैं फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक, एक बार मैं यूनिफॉर्म लेके बात कर देता हूँ, फिर मैं नॉन यूनिफॉर्म लेके पूरा समझा दूंगा। पहले आसान समझ लें, जब आसान आप समझ लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड भी समझा जा सकता है। शुरुआत ओलंपिक थोड़ी दौड़ेंगे, पहले गांव की रेस दौड़ ली। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है आपका P।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी में मान लेता हूँ ये यूनिफॉर्म है, तो इसमें नेट फोर्स क्या लगेगा 0, और डाइपोल अगर इसी डायरेक्शन में अलाइन है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क भी क्या लगेगा 0। और जिस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो क्या होगा -p, और ये सबसे कम होगा, आप देखिए -p cos थीटा, इसका सबसे वैल्यू कम क्या है -p, और मैक्सिमम क्या है +p। तो मुझे बताइए फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0, तो इस डाइपोल की सिचुएशन को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है मिनिमम, तो इस इक्विलिब्रियम को कैसा कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट उसके अपोजिट है, यूनिफॉर्म फील्ड है, फोर्स 0, टॉर्क 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में एंगल कितना आया 180 डिग्री, तो टॉर्क का फार्मूला था P क्रॉस E, तो टॉर्क भी 0 आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि 180 आएगा एंगल, यहाँ 180 पुट करेंगे तो -1 होके तो क्या हो जाएगा P। अब देखिए फोर्स 0 टॉर्क 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम, तो ये कौन हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए ये अगर मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो हो सकता है कि फोर्स 0 नहीं हो, तो आप सोचिए लेट्स से आपका डाइपोल यहाँ पे हिंज है, मान लीजिए डाइपोल आपका हिंज है, मतलब आपको लीनियर मोशन आप करने नहीं देंगे उसको, आप सिर्फ कौन सा मोशन करने देंगे, लेट्स से एंगुलर मोशन उसको आप करने देंगे, तो उस वाले केस में हम फोर्स वाले इक्वेशन को नहीं देखेंगे, सिर्फ किसको देखेंगे टॉर्क को। अगर टॉर्क 0 है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो कौन हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आपका अगर आपका डाइपोल अपोजिट है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में मान लेते हैं फोर्स लग रहा है, पर आपने डाइपोल को हिंज कर रखा है, आप भगने नहीं देंगे डाइपोल को, सिर्फ डाइपोल क्या कर सकता है मूवमेंट, तो हमें सिर्फ किससे मतलब हुआ टॉर्क से, मतलब किससे मतलब हुआ एंगुलर मोशन से, तो उस वाले केस में टॉर्क 0 तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वो कौन हो जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए जो ये डाइपोल है ना, इसमें लाइन और आगे बढ़ जाती है, डाइपोल, हेक्सापोल, ऑक्टापोल, ऐसे बढ़ता जाता है। तो इसके डाइपोल में देखिए दो पोल का मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो एक पोल ये हुआ, एक पोल ये हुआ, तो कितने हुए 2 पोल। इसमें कितने हुए 4, तो इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रुपोल, एक प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। अब हमसे पूछा जाता है कि इस क्वाड्रुपोल के कारण इस पॉइंट ए पे फील्ड कितना होगा, बताइए। आपको फील्ड इक्वेटोरियल वाला लाइन दिखना चाहिए, देखिए ये वाला डाइपोल इधर होगा, ये वाला डाइपोल इधर होगा, और ये कौन हो गया आपका डाइपोल के परपेंडिकुलर का इक्वेटोरियल लाइन, तो आपको ये पता करना है यहाँ फील्ड कितना होगा। तो अगर देखो आप ये डाइपोल इधर लिखे, ये डाइपोल इधर लिखे, दोनों को ऐड कर दीजिए तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया 0, मतलब अप्रोक्सीमेशन गड़बड़ है, इसका मतलब आपको इसका अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये कितना बचेगा, ये डिस्टेंस तो a है, और o है r, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक r माइनस a, और ये डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना आएगा r प्लस a। तो हम क्या करते हैं पॉइंट a पर दो डाइपोल करंट फील्ड लिखते हैं, तो ऐसे करते हैं मैं दो कलर यूज करता हूं, ऐसे देखिए एक डाइपोल ये है मेरा, इसकी जो भी फील्ड है मैं उसको इसी कलर से लिखूंगा, और एक दूसरा डाइपोल है वो ये है, इसकी फील्ड को मैं इसी कलर से लिखूंगा, और मैं पॉइंट a पे नेट फील्ड लिखने जा रहा हूं, तो मैं नेट फील्ड पे लिख के दिखा रहा हूं। तो पहले इसका कारण लिखते हैं, इसके कारण जो फील्ड आएगा ब्लू वाले के कारण वो किधर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो इसके कारण फील्ड आएगा वो किधर आएगा अपवर्ड डायरेक्शन। अब फील्ड किसका स्ट्रांग होगा, तो दोनों डाइपोल मोमेंट तो बराबर है, q/2 है, तो जिससे डिस्टेंस कम होगी उसका फील्ड क्या होगा स्ट्रांग, तो इससे डिस्टेंस कम है तो इसका फील्ड क्या होगा स्ट्रांग, तो नेट फील्ड किधर आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये नेट फील्ड आएगा कितना, तो उसकी वैल्यू लिखते हैं ई नेट लिखने चलते हैं कि ई नेट कितना आएगा, तो देखिए ई नेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो इसका फील्ड कितना आएगा, इसका फील्ड आएगा 2 नहीं इक्वेटोरियल है, 2 नहीं होता, इक्वेटोरियल होता है के पी, इसके डाइपोल मोमेंट को p मान लेते हैं, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा p q/2 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये लिखते हैं कि kp अपॉन इसका फील्ड लिखते हैं, तो इससे डिस्टेंस कितना है r माइनस a, तो kp अपॉन r माइनस a का होल क्यूब, ठीक। अब क्या करते हैं ब्लू वाले का फील्ड लिखते हैं, इस वाले डाइपोल का फील्ड किधर है नीचे, तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर है वो किधर है नीचे, तो वो आएगा माइनस kp अपॉन r प्लस a का होल क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं, अब मैं ब्लैक से सॉल्व करूंगा, बहुत लिखिए, ठीक। तो ये कितना आएगा, तो आप ऐसा करिए kp अपॉन r क्यूब कॉमन निकाल लीजिए, kp अपॉन r क्यूब कॉमन निकालेंगे, ध्यान क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस a बाई r की पावर -3 माइनस
1 प्लस ए बाई आर की पावर -3। ठीक, अब देखिए ई नेट कितना आया, तो केपी बाई आर क्यू कॉमन आ गया आपका। अब आप यूज करिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो कितना आया 1 प्लस 3a अपॉन आर माइनस 1 प्लस 3a अपॉन आर। ठीक, तो देखिए यहां पे कितना आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका 6 kPa अपॉन आर की पावर 4। ये देखो ना 6 से बनेगा और नीचे आर है, तो आर क्यू से मल्टीप्लाई क्या होगा आर पावर 4। तो ई नेट जो आपका आया वो वैल्यू लिख देते हैं 6k, p का वैल्यू लिख देते हैं q इंटू 2a इंटू a अपॉन आर की पावर 4। तो कितना आया है 12kq a स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ठीक, अब आप देखिए जब आपका डाइपोल था तो नीचे जो फील्ड होती थी वो पावर 3 होती थी। मतलब डाइपोल वाले केस में फील्ड नीचे, मतलब डाइपोल वाले केस में डाइपोल मोमेंट कितने बनेंगे, एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो वहां नीचे फील्ड कितना आ रहा था 3। अच्छा चलिए उसको मैं समझाता हूँ, पहले एक बार ये सवाल हल कर लेते हैं, फिर मैं इसको जनरलाइज करके दिखाऊंगा कि फील्ड का फंक्शन जैसे नीचे आर पावर 4 आ रहा है, डाइपोल में आर क्यू आता था, इसमें कुछ और आएगा, इसमें बताऊं क्या आएगा, इसमें आएगा 5। ठीक है ना, तो देखो ट्रेंड कैसे चल रहा है, जितने डाइपोल है ना उसमें 2 ऐड कर दो। इसमें कितने डाइपोल थे 2, तो उसमें 2 ऐड कर दो तो नीचे क्या आ गया 4। इसमें अपना जो एक डाइपोल होता था, सिर्फ एक डाइपोल होता था, ये एक डाइपोल है, एक डाइपोल, एक में 2 ऐड कर दो क्या है 3, तो नीचे फील्ड पे क्या आता था 3। ये जनरल ट्रेंड है। आपको कैसे पता चला, सबका निकाल के देखे फिर जनरल ट्रेंड पता चल गया। इसका क्या आएगा आपको लिख के दिखाते हैं। तो देखिए इसमें भी आपके 3 डाइपोल हैं और तीनों डाइपोल का अपना अपना फील्ड आएगा। ठीक, 3 डाइपोल है, कौन कौन से 3 डाइपोल है, 3 कलर से मैं बना देता हूं। एक डाइपोल ये रहा, एक डाइपोल ये रहा और एक डाइपोल ये रहा। तो अगर तीनों डाइपोल मोमेंट हम ऐड करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा आपका 0, तो ऐसे ऐड नहीं करेंगे, फिर अब हम फील्ड लिखेंगे। तो इस वाले डाइपोल के कारण, इस प्लस वाले डाइपोल के कारण जो फील्ड आएगा वो किधर आएगा, तो देखिए डाइपोल इक्वेटोरियल फील्ड अपोजिट टू द डाइपोल, तो रेड वाले कारण जो डाइपोल के कारण जो फील्ड आएगा वो किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो ग्रीन वाला है उसके कारण जो फील्ड किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और जो ये ग्रीन वाला है, इस ग्रीन वाले कारण फील्ड किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब मुझे लिखना है ई नेट, तो यहाँ पे जो ई नेट आएगा कितना आएगा मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ई नेट बड़े ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टफ काम है तो कोई बात नहीं, इस डिस्टेंस को हम यहां से यहां तक x मान लेते हैं, इसको बाद में मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये x है कितना। ठीक, तो ये डिस्टेंस r है यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा मेरा r माइनस x, और यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस वाले डाइपोल से r प्लस x, क्योंकि ये x है तो ये भी क्या होगा x, और यहां से यहां तक r दिया ना आपके लिए, ये r है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक r प्लस x, यहां से यहां तक कितना होगा r माइनस x। तो पहले रेड वाले का लिखते हैं, तो रेड का मैं रेड से लिख देता हूं एक बार, तो रेड वाले का फील्ड ऊपर आएगा, तो मैं नेट फील्ड ऊपर लिख रहा हूं, ई नेट में ऊपर लिख रहा हूं। ठीक, ई नेट में ऊपर लिख रहा हूं, तो रेड वाले कारण कितना आएगा, तो रेड वाले कारण आएगा k q इंटू a। अगर देखिए डाइपोलर एक जगह ना ईच साइड a के बराबर है, तो ये वाला डाइपोल मोमेंट कितना होगा q इंटू a, ये डाइपोल मोमेंट कितना होगा q इंटू a, ये डाइपोल मोमेंट कितना होगा q इंटू 2a, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 है, तो मैं रेड वाले कारण लिख रहा हूं। तो चार्ज कितना है मेरा कैपिटल Q, डिस्टेंस कितना है a, तो डाइपोल मोमेंट हो गया ये, तो ये होगा kp, नीचे क्या आता था rq, kp बाई rq, तो यहां से डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है r माइनस x प्लस, इसमें ग्रीन सॉरी ब्लू वाले को ऐड कर लेते हैं, ब्लू का फील्ड भी ऊपर है तो ब्लू वाले के फील्ड को ऐड कर लेते हैं, तो उसका कितना आएगा kqa, तो kp, p कितना आएगा इसका चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो q इंटू a अपॉन ये डिस्टेंस कितना आएगा r प्लस x। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा कौन सा, ग्रीन वाला, क्योंकि ग्रीन वाले का कारण फील्ड किधर है इस डायरेक्शन में, कितना है इसका कारण फील्ड k इंटू इसका डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का q। अब इसको सॉल्व करिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आप ऐसा करिए kqa अपॉन rq कॉमन निकालिए,
इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर की पावर -3 प्लस 1 प्लस एक्स बाई आर की पावर -3 माइनस 2k/qa अपॉन एक्स क्यू। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा, इसमें चेक कर लीजिए कहीं कहीं गलती तो नहीं हुई। ठीक है ना सर, ये डिस्टेंस ब्लू वाले से आएगा x r प्लस एक्स, और ये आएगा r माइनस एक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए फर्दर, तो ये आया k/qa अपॉन r क्यूब। यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइए तो कितना आया 1 प्लस 3x अपॉन r। यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइए तो कितना आया ये। हाँ, अब देखिए अब क्या होगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको सिर्फ जैसे आप जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n, चलिए यही लिखता हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n। तो अभी तक हम क्या लिखते थे, 1 प्लस nx लिखते थे, अब हमें एक स्टेप आगे में लिखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूं। मैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n का फॉर्मूला बता देता हूं। ये क्या आता है, ये आता है 1 माइनस nx प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाता है। ठीक, तो अब मुझे जो लिखना पड़ेगा, मुझे यहां तक लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 0। मतलब अप्रोक्सीमेशन यहां तक सही रिजल्ट नहीं देगा, यहां तक लिखेंगे तो सही रिजल्ट देगा। तो मैं लिख के दिखाता हूं। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1 प्लस 3x अपॉन r। ठीक, तो देखिए अब n की वैल्यू कितनी है मेरे केस में 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो कितना हो गया 1 माइनस पहले से था ऑलरेडी। अब n की वैल्यू मेरी 3 है और x की वैल्यू क्या है मेरी -1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू कौन है मेरी, देखो इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से कंपेयर करो। ठीक, तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह मेरा कौन है -x अपॉन r, और यहाँ पे जो n है उसकी जगह पे मेरा कौन है 3। तो देखो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या लिखा -x अपॉन r, और n की जगह क्या लिखा मैंने 3। तो एक माइनस यहाँ आया, एक माइनस यहाँ लगा था, वो ऑलरेडी क्या हो गया प्लस। आगे वाली टर्म क्या आएगी वो मैं लिख के दिखा रहा हूं, प्लस n की वैल्यू है 3, तो 3 और ये 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो कितना हो गया आपका 12 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x है वो मेरा यहाँ पे कौन है -x अपॉन r, तो -x अपॉन r का स्क्वायर प्लस। ऐसे ही जब आप इस वाले के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, देखिए मैं बता देता हूं आपको। आप ऐसा करिए, एज इट इज ऐसा ही लिखिए, पर उस जहां पे इसमें -xy_r आपने लिखा था उसमें वो कौन आएगा +xy_r, तो 1 तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था तो इसलिए ये ऐसा हुआ था, तो प्लस लिखेंगे तो माइनस नहीं आएगा। आप ऐसे देखो ना, x की जगह कौन है मेरा xy_r और n की जगह कौन है मेरा 3, तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिखूंगा xy_r, n की जगह तो दूंगा 3, तो -3, तो ये आया -3x अपॉन r प्लस। अब देखिए ये वाली टर्म में मेरा n का वैल्यू कितना है 3 और x स्क्वायर होना है, तो मैटर नहीं करता ये -x है या +x है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है x स्क्वायर होना है। तो ये आएगा 12/2 इंटू xy_r का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस सॉरी माइनस ये वाली टर्म, ये ब्रैकेट क्लोज करना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, एंड -2k/qa अपॉन एक्स क्यूब। तो देखिए ई नेट जो आया आपका वो क्या आया। ठीक है, अब देखो कौन कौन कटेगा, ध्यान से देखना। 1 1 ऐड हो जाएगा, 3xy_r कट जाएगा, और ये वाली टर्म ऐड अप होगी, तो ये कितना है 6 है, वो भी कितना है 6 है, तो क्या बचा, ये बचा 2k/qa अपॉन r क्यूब प्लस k/qa अपॉन r क्यूब इनटू, यहां पे क्या आया था आपका 6, यहां पे भी क्या आया था आपका ये 2 है भाई नीचे, यहां पे भी क्या आया था 6, तो कितना आ गया ये आ गया 12। मैं अलग कलर से लिख लेता हूं, ये आया इनटू 12 x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और माइनस ये वाली टर्म को मैं इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये इसका टर्म है पिछले वाला, तो ये है -2k/qa अपॉन एक्स क्यूब। अब आप देखिए ध्यान से कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट गई, तो जो आपका ई नेट आया, ई नेट जो आपका आया वो किसके बराबर आया, वो आया देखिए वो आया
12KQA 12KQA एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ये एंगल कितना होता है हमारा 60 डिग्री, ये साइड किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये जो सामने वाला डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a sin 60। a sin 60 मतलब √3a/2। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3a/2, और उसका क्या होना है, स्क्वायर होना है। तो देखिए 12KQA आ गया, नीचे r की पावर 5 आ गया, ऊपर x स्क्वायर मतलब 3/4 ऑफ a स्क्वायर। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका फॉर्मूला क्या आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ। तो देखिए 3 से 4 कितने बार गया, 3 बार, ऊपर 9 आया, तो यह 9K कैपिटल Q A की पावर Q अपॉन R की पावर 5। ठीक, तो मैंने आपको बोला था ना कि इसमें 3 डाइपोल है, तो 3 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 5, तो नीचे R की पावर क्या आई 5। तो ये जनरल ट्रेंड आप याद रखिए कि अगर उस सिस्टम में 4 डाइपोल हैं और इक्वेटोरियल पे फील्ड पूछा गया बहुत दूर वाले पॉइंट पे, तो फील्ड का किसके पावर आएगा, तो 4 है, 4 में 2 ऐड कर दो 6, तो मतलब नीचे फॉर्मूले में क्या आएगा, r की पावर 6। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी जैसे मेडिकल में ये पूछ लेता है कि बताइए क्वाड्रुपोल है तो फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, आईटी में अब तक नहीं पूछा है, पर अगर पूछ लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछ तो सकता है, फॉर्मूला दे देगा। और वैसे ये फॉर्मूला तो आपको मैथमेटिक्स में पता होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, वहां पे ये फॉर्मूला आप सीखते हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ये फॉर्मूला देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए।